इधर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कफ सिरप तस्करी के मामले सामने आने के बाद ईडी ने यूपी समेत 4 राज्यों में 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस मामले में ईडी की छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोपों की जांच के लिए की गई। यानी कफ सिरप तस्करी मामले में एसआईटी और एसटीएफ के साथ ईडी ने भी आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ईडी ने यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में 25 ठिकानों पर एक साथ धावा बोल दिया। लखनऊ में ईडी की एक टीम सुबह 7 बजे इस मामले में आरोपी आलोक सिंह के घर पर पहुंच गई। इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर घर के बाहर मुस्तैद है, क्योंकि घर के अंदर ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं। ईडी के 8 अफसर लखनऊ के पौष इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में मौजूद आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने उस जगह से कई दस्तावेज, पैसों के लेन देन से जुड़ी फाइलें और डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए और कफ सिरप तस्करी मामले में आलोक सिंह पर लग रहे आरोपों की जांच के लिए अपने साथ वो ले गई। आलोक सिंह को एसटीएफ ने इस मामले में 2 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि आरोपी आलोक सिंह खुद 2019 तक एसटीएफ में ही सिपाही पद पर तैनात थे। कफ सिरप तस्करी कांड में अमित सिंह टाटा के साथ उनका नाम सामने आने के बाद एसटीएफ ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। 2 दिसंबर को एसटीएफ ने उनको लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी वाले उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। लखनऊ में छापेमारी के दौरान ईडी के अफसरों ने आलोक सिंह की आलीशान कोठी की भी पैमाइश शुरू कर दी। ईडी के अधिकारी जो अंदर मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पर, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ अपने सहयोगियों को बुलाया है, जिनके हाथ में एक डायरी और एक फीता है। जांच टीम ने दावा किया कि आलोक सिंह कफ सिरप तस्करी गिरोह के अहम सदस्य थे और इसी वजह से उन पर नशे की तस्करी के लिए लगाई जाने वाली धाराओं के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। साल 2019 में नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बाद आलोक सिंह ने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया था, लेकिन कफ सिरप तस्करी कांड में नाम सामने आने के बाद वो फरार हो गए थे। एसटीएफ ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर दिया था, जबकि ईडी आलोक सिंह की कमाई का हिसाब किताब लगाने में जुट गई। हालांकि लखनऊ में उनकी कोठी पर छापेमारी करने पहुंचे ईडी के अफसरों से रेड के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सर, क्या कुछ मिला है अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में? नो कमेंट। कुछ अभी तक ईडी का इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया? नो। लखनऊ के अलावा ईडी ने यूपी के वाराणसी में भी इस मामले में छापा मारा और वहां भी कफ सिरप तस्करी मामले में सबूत जुटाए गए। वाराणसी में ईडी की टीम ने इस गिरोह के सरगना बताए जा रहे शुभम जायसवाल और उसके करीबी देवेश जायसवाल के ठिकाने पर छापा मारा और सूत्रों के मुताबिक घोटाले से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त कर लिए। ईडी की टीम ने वाराणसी में आरोपी शुभम जायसवाल के 2 ठिकानों पर छापा मारा। शुभम के घर और मेडिकल फर्म पर तलाशी ली गई। शुभम के अलावा ईडी ने उसके करीबी देवेश जायसवाल के ठिकानों पर भी रेड डाली। वाराणसी में शुभम जायसवाल के कई स्थानों पर, ठिकानों पर छापेमारी की गई है। महमूरगंज से लेकर के प्रहलाद घाट और खोजवा स्थित उसके जो सहयोगी है देवेश जायसवाल, उसके घर पर बकायदा यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। यूपी के कई जिलों में फैले कफ सिरप तस्करी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से जांच के लिए 2 दिसंबर को ईडी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यानी एसटीएफ और एसआईटी के बाद इस बड़े घोटाले की जांच में एक और एजेंसी को लगा दिया गया। ईडी ने शुभम जायसवाल समेत इस मामले में आरोपी बनाए गए लोगों के पैसों के लेन देन के दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए और देखते ही देखते ईडी की जांच का दायरा यूपी समेत देश के 4 राज्यों तक पहुंच गया। वाराणसी में ईडी ने शुभम के करीबी और कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपी देवेश की मेडिकल फर्म पर भी तलाशी ली। देवेश के नाम से बकायदा एक फार्मा एजेंसी ली गई थी। उस फार्मा एजेंसी का जो नाम था वो डीएसए फार्मा था और इसी एजेंसी पर कफ सिरप का जो लेन देन है, बिलिंग है, वो हुआ करता था। सूत्रों के मुताबिक इस घोटाले में ईडी के रडार पर 50 से ज्यादा आरोपी हैं। सूत्र बताते हैं कि ईडी इस मामले में फर्जी दवा फर्मों और कफ सिरप बनाने वाली कंपनी का भी हर तरह का ब्यौरा जुटाने में जुट गई। ईडी ने इस मामले में दर्ज सभी 128 एफआईआर में भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। मतलब एसआईटी और एसटीएफ कफ सिरप तस्करी के आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई तो ईडी ने उन आरोपियों की कमाई और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी ताकि इस मामले की एक एक परत को खोला जा सके। सूत्रों ने बताया कि ईडी यह पता लगाने में जुट गई कि आरोपियों ने कहीं काले धन को सफेद करने के लिए फर्जी फर्म और बैंक खातों का इस्तेमाल तो नहीं किया था। इस मामले में दर्ज 128 एफआईआर में 32 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि गिरोह के तार यूपी के 28 जिलों तक फैले हुए थे। इसके अलावा झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी कई आरोपियों के नाम सामने आए।
जांच के दौरान पता चला कि कफ सिरप को फर्जी दस्तावेज के जरिए बांग्लादेश और नेपाल भेजा जाता था ताकि उसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जा सके। इधर देश के अलग अलग शहरों में आवारा कुत्तों के हमलों की खबरों के बीच मुंबई के गोरेगांव से भी इसी तरह का डरा देने वाला मामला सामने आया। वहां एक आवारा कुत्ते ने एक सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब वो सिक्योरिटी गार्ड स्कूल के अंदर से मेन गेट की तरफ जा रहे थे। तभी वहां घूम रहे आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। वो कुत्ता चीते की रफ्तार के साथ आया और सीधा गार्ड के चेहरे की तरफ झपटा। कुत्ता चेहरे तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसने सिक्योरिटी गार्ड के कंधे को बुरी तरह काट लिया। कुत्ते के हमले की वजह से वो सिक्योरिटी गार्ड डर गए और कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ता कुछ सेकंड तक गार्ड के कंधे को पकड़कर लटका रहा, जिसके बाद गार्ड ने उस कुत्ते को पकड़कर अपने से अलग किया। इस दौरान वहां लाठी लेकर गार्ड का साथी भी पहुंच गया। वहां घूम रहे आवारा कुत्तों को उसने स्कूल से दूर भगाया। और मुंबई ही नहीं बल्कि यूपी के बिजनौर से भी आवारा कुत्तों के हमले का एक खौफनाक मामला सामने आया। घटना उस वक्त हुई जब 4 साल का एक बच्चा सड़क किनारे खेलते हुए एक कुत्ते के सामने पहुंच गया और सड़क किनारे बैठे उस कुत्ते ने अचानक उस मासूम के चेहरे पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उस बच्चे के चेहरे को बुरी तरह नोच डाला। कुत्ते के हमले से बच्चा सड़क पर गिर गया। वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास बैठे लोगों ने तुरंत उस बच्चे को उठाया, उसके घर की तरफ वो दौड़ पड़े, जिसके बाद उस बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया। बताया गया कि कुत्ते के हमले की वजह से वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और डॉक्टरों को उसके चेहरे पर कई टांके लगाने पड़े। उधर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर गहमागहमी तेज हो गई। 14 दिसंबर को लखनऊ के पार्टी कार्यालय में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। बीजेपी नेता पीयूष गोयल नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। गोवा के नाइट क्लब में हुए हादसे के बाद दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में प्रशासन ने नाइट क्लबों पर सख्ती बढ़ा दी। प्रशासन ने 36 थाना प्रभारियों को उनके इलाकों में मौजूद नाइट क्लबों की जांच करने के निर्देश दे दिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 9 दिसंबर को हुई लूटपाट के 4 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस टीम को देखते ही गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में एक आरोपी को पैर में गोली लग गई। इधर देश के अलग अलग इलाकों में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के बीच एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से एक बांग्लादेशी महिला पुलिस की गिरफ्त में आ गई। मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहा। आरोप लगा कि वो महिला फर्जी पहचान पत्र बनवाकर अमरोहा के मंडी धनौरा इलाके में रह रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट की वजह से वो बांग्लादेशी महिला पकड़ी गई। एक वीडियो में वो बांग्ला भाषा में बांग्लादेश की पुलिस की तारीफ करती सुनाई दी। इस दौरान उसके हाथ में एक पासपोर्ट भी नजर आया। बांग्लादेशेर पुलिस अनेक भालो बुझছেন, पानी खाওয়ার জন্য हेल्प করতেছে। बांग्लादेश पुलिस की तारीफ करते हुए उस महिला ने वो वीडियो बनाया। उसमें उसने बाय बाय बांग्लादेश भी लिखा और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लेकिन उस वीडियो के सामने आते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।